इस समय मंत्रणा चल रही है सीएम के पद को लेकर, डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा है। तो विंध में मंत्रिमंडल के विस्तार जब होंगे तो क्या लगता है कि कौन चेहरे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब आपको कोई दे पाएगा, क्योंकि हम तो लोग तो एक कार्यकर्ता हैं और अभी विधायक बने हैं। ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे निर्णय करती है गुण दोष के आधार पर। हालांकि सभी लोग योग्य हैं, लेकिन निर्णय का अधिकार जिनके पास है वो ये बड़ा निर्णय है, और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है एमपी तक पर। मैं हूं विजय कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं विंध नायक राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने विंध में एक तरह से यहां पर सुनामी लाकर रख दी और भाजपा का पूरी की पूरी 25 सीटों पर कब्जा जमाया। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सुनामी के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई थी और कैसे ये संभव हो सका। स्वागत है आपका, कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के साथ साथ विंध्य की जनता भी देख रही है। और विंध्य की जनता ने तो जब थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी 2018 के चुनाव में, तब भी यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी थी। 30 में 24 सीटें थी और ये चर्चा थी कि 24 सीटें मेंटेन रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो उस समय भी मैं कहता था कि मेंटेन तो रहेंगी, 1-2 सीट ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप देखिए कि 25 सीट आ गई और 26 भी आ जाती है यदि सिमरिया 500-600 वोटों से हम पीछे रह गए, नहीं तो 26 हो जाती। तो ये मोदी जी की 9 वर्षों का सुशासन केंद्र की और शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में जो कल्याणकारी योजनाएं बनी, भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन रहा, उसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से उबार दिया। अब जब काम इतना हुआ है तो जनता को दिख भी रहा है, और इसलिए 18 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी की बनी तो लोगों ने उस समय देखा कि ये तो फिर से पुराने ढर्रे में मध्य प्रदेश जाने लगा है, पीछे जाने लगा है। और फिर उनके अंदर की ही लड़ाई के कारण वो सरकार भाजपा आ गई। तो उस समय ही लोगों ने मन बना लिया था कि अब कभी जब चुनाव में मौका आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की सरकार ना आने पाए, क्योंकि सत्ता से जितना कांग्रेस पार्टी को दूर रखा जाएगा उतना ही विकास की गाड़ी चलती रहेगी और जनता के कल्याण की योजनाएं बनती रहेंगी, लोगों को राहत मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यों में जीतने का यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है और इतनी बड़ी सफलता मिली है। हम लोगों को इस बात का संतोष है, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो रीवा के हों, चाहे वो सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल के हों, आप देखिए कि 80% लोग रिपीट हुए हैं जी। और 20% जो नए लोग भी आए वो भी जीते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा ये जनादेश रहा है और मध्य प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया इस जनादेश के बाद कि जो विकास करेगा वही शासन की बागडोर उसी के हाथ पे रहेगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है, लोकतंत्र के वरदान बनने का एक साइन है ये। पिछले मर्तबा 2018 में यहाँ सुनामी की शुरुआत हुई थी विंध्य में, 24 सीटों पर आपने कब्जा किया था। इस बार फिर 25 किया, लेकिन कहीं जैसे रीवा की बात हो रही है कि रीवा में एक कमी हो गई कि 1 सीट कम हो गई। इसके पीछे कारण क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ की सीट कम हुई? देखिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक नाटक हुआ था जिसमें एक आदिवासी जिला पंचायत की मेंबर को पट्टी बांध के और उसको एक ऐसा प्रस्तुत किया गया कि इसके साथ मारपीट हुई है, जबकि अगले दिन ही वो बिना पट्टी खोल के घूमने लगी। वोट ख़त्म हुआ और पट्टी गायब हो गई। तो इस प्रकार से झांसा देके जनता को गुमराह करके और सफलता 200-400 वोटों से मिल जाया करती है, लेकिन ये कोई हार नहीं है। मैं इसे हार नहीं मानता और ये मानता हूँ कि मजबूती से चुनाव लड़ा गया और जीतने में थोड़ी कसर रह गई है। तो वो कभी कभी ग्रह नक्षत्र भाग्य भी होता है। देखा गया कि सीधी से रीति पाठक जीतकर विधानसभा पहुंच रही, लेकिन सतना से गणेश सिंह हारे और राम खिलावन भी हार गए।
तो इसके पीछे क्या लगता है कि कहाँ पर चूक हो गई? नहीं, अभी ये तो समीक्षा क्षेत्र वाइज जब की जाएगी तो बातें निकल के आएंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज 30 सीटों में यदि हम 25 जीते हैं तो फिर 5 सीटें क्यों हारे हैं उसकी समीक्षा होती रहेगी, लेकिन कुल मिला के एक तरफा चुनाव रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर सुनामी, कहेंगे कि सुनामी थी और उसकी शुरुआत आपने ही की थी। तो इसके पीछे जो आपने विकास के यहाँ पर दावे किए थे और वो करके धरातल में दिखाया है, कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला। लाडली बहना का असर तो था ही, लेकिन आपने जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होती रही, कहीं उसका भी हाथ है? नहीं, विकास का निश्चित रूप से हमारा विंध्य क्षेत्र तो विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा था, लेकिन आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और विकास को देख के जनता बहुत प्रसन्न भी है। और जब हमारे कांग्रेस के मित्र विकास की निंदा करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, तो जनता के गले नहीं उतरता और इसलिए और ज़्यादा तेज़ी से भाजपा को वोट देते हैं कि जब जो विकास नज़रों से दिख रहा है, नहरों में बहता हुआ सिंचाई का पानी दिख रहा है, बाईपास और रिंग रोड और 4 लेन की सड़कें और फ्लाईओवर्स, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये सारी दिख रहे हैं और आप कहते हो कुछ नहीं हुआ। अधोसंरचना में जब आपसे पूछा जाता है कितना काम होगा तो आप कहते हो कुछ काम नहीं हुआ है, 10 में कितना नंबर देना है, कहीं 0 नंबर देंगे। तो इस प्रकार की बातें गले से कहाँ उतरती लोगों के? भाई, जो विकास अंधों को भी दिखता है, वो यदि हमारे कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखेगा तो वोट नहीं मिलेगा। उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि काम हुआ है, लेकिन हम और काम करेंगे, तब जाके काम बनेगा। लेकिन आप कह दोगे कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो जनता को तो दिख रहा है बहुत काम हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस चूक करती है। विरोध के लिए विरोध करना समझ में आता है, लेकिन विरोध के लिए झूठ बोलना, असत्य बातें करना, लोगों के आंखों में पैर डालना, ये फिर गले से नहीं उतरता है। तो इसलिए खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मुझे याद है 13 में भी हम लोग 165 सीट जीते थे। उस चुनाव के पहले भी कांग्रेस के लोग, हमने 24 घंटे बिजली दी थी पूरे मध्य प्रदेश में अटल ज्योति अभियान के माध्यम से। तो उस समय हम लोग कहते थे कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते थे कि नहीं, बिजली अटल ज्योति नहीं, अटल कटौती है ये। तो वो भी गले नहीं उतरा जनता के, क्योंकि जनता तो 24 घंटे बिजली का आनंद ले रही थी। तो उसमें फिर हमारी सीटें 140 से बढ़ के 165 हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कही जाने वाली बातें जनता के नज़र से गले से उतर नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि ये तो असत्य बातें हो रही हैं। तो इसलिए सीटें बढ़ गई। 10 साल सत्ता में रहने के बाद सीटें बढ़ी हमारी, और अब 18 साल सत्ता पूरा कर रहे हैं, फिर हमारी सीटें बढ़ गई। तो इसका मतलब यह है कि जनता विकास को ही आधार मानकर और जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं उसके लिए आधार मान के जिस तरह से वोटिंग कर रही है, उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। और 2024 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब पूरा देश तैयार हो गया है। ये 3 राज्यों के चुनावों की सफलता इस बात को बता रही है। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार आई, उस समय विंध्य की गति रुक गई थी, जो यहाँ पर विकास हो रहे थे रुक गए थे। उसमें क्या खट्टे मीठे अनुभव हैं आपको जो सबसे दुखदाई रहे? नहीं, मुख्य तो यही रहा है कि इन्होंने 3 काम किए जो बहुत गलत काम किए। एक तो इन्होंने स्कीम नंबर 6 में ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जिनके मकान बने थे, ज़मीन में मुआवजा नहीं मिला था, और उनसे कहा जाता था कि नोटिफिकेशन हो गया है इसलिए नगर निगम चढ़ गया है। गलत तरीके से नगर निगम चढ़ गया और सुधार न्यास, और कहते थे कि ये तुम्हारा घर गिरा देंगे क्योंकि इसमें खसरे में नगर निगम लिखा है। और जबकि उनको पैसा नहीं दिया गया था, तो वो 10-15 दिन वो लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पाए, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हुए। और उसके पीछे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे कांग्रेस की सरकार के नेताओं के, जो भी इन लोगों का रहा होगा हिसाब किताब, उसके कारण वो बेचारे परेशान रहे। फिर हमारी सरकार आई तो हमने फिर काफ़ी मेहनत करके उसको 1.5-2 साल लगे उसको डिनोटिफाई कराया। अब वो चैन की सांस ले रहे हैं, गले से तलवार हट गई उनके। 600 लोग हैं ऐसे परिवार जिनके गले से तलवार हटी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय में उनको बहुत प्रताड़ित किया। दूसरा, इको पार्क जो आज पूरे विंध्य में चर्चा का विषय बना है, जहाँ पर बाहर के लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। 10 एकड़ का पार्क, वाटरफॉल्स है वहाँ पर, ग्रीनरी है वहाँ पर, टापू है वहाँ पर, और अब तो उसमें होटल, कैफेटेरिया और इस प्रकार की चीज़ें डेवलप कर दी गई हैं। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं
वो भी शुरू कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार का 1 रुपया नहीं लगना था और इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया। जबकि सरकार के पास पैसा ना हो और कोई प्रोजेक्ट निरस्त करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगना है वो कोई चीज़ डेवलप हो रही है 15 एकड़ में, शहर के हार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ पर 12 महीने पानी बहता है, वाटरफॉल्स हैं 2-2 3-3 नेचुरल खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है। उस प्रोजेक्ट को निरस्त करके इनको क्या मिला आज तक मुझे समझ में नहीं आया। उसको निरस्त कर दिया, फिर हमारी सरकार आई तो हमें 1.5 साल लगे उसको रिवाइव कराने में। ऐसे ही इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जो पत्रकारिता के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा, शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कार्य था, उसको भी इन लोगों ने निरस्त करने की पूरी कोशिश की। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए, फिर किसी तरह उसको बचाया, लेकिन इन्होंने उसको भी जो 5 मंजिला बनाने वाले थे हम उसको 2 मंजिल कर दिया, काट कूट के बराबर कर दिया। तो इस प्रकार से नेगेटिव अप्रोच जो थी वो ऐसा लग रहा था कि विकास इनको अच्छा नहीं लग रहा है और अब हमें सत्ता में मिल गए हैं तो हम सारे विकास के कार्यों को रोक के ही मानेंगे। इस मंशा के साथ वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से बीच में ही चले गए और फिर से विकास की गाड़ी जो पीछे जा रही थी इनके नेतृत्व में, उसको फिर हम लोगों ने फिर से आगे दौड़ाना शुरू किया। जब भी आपको विभाग मिले, बड़े विभाग मिले, मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो आपने यहाँ पर नवाचार किए हैं। वाइट टाइगर सफारी की बात हो या सोलर प्लांट की बात हो, तो अब कयास फिर लगाए जा रहे हैं कि विंध्य को इस बार क्या सौगात देंगे और क्या विकास की यहाँ पर एक नई कहानी लिखेंगे। फिर से रिपीट करिए प्रश्न। आपको जब भी विभाग मिले हैं, मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो आपने यहाँ पर ढेर सारे काम किए, चाहे वाइट टाइगर सफारी की बात हो या सोलर प्लांट की। अब क्या दिमाग में है कि आपको ये काम करना है? देखिए, अभी तो सबसे पहले मार्च में हमें हवाई अड्डा को लोकार्पित करके हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ाना है। उसके लिए जो 4 महीने बचे हैं, इसमें दिन रात काम होगा, तब जाके ये काम मार्च में हो पाएगा, जिसमें हमने आज ही बैठक रखी है 4 बजे। कलेक्टर को बुलाया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाया है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनको बुलाया है। आज ही हम उसकी समीक्षा करने वाले हैं कि कितना काम हुआ और कितना काम बचा है और कितने दिन में कौन सा काम आप करोगे। पूरा उनसे रोड मैप ले लेंगे और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यदि कोई केंद्र से, राज्य से कोई इश्यूज़ होगा तो अधिकारियों से बात करेंगे राज्य और केंद्र के, और उसको रिजॉल्व कराएंगे। तो कुल मिला के एक ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमारे यहाँ के पर्यटन को बढ़ाएगा, जो औद्योगिक निवेश को बढ़ाएगा, तो उस काम को करेंगे। दूसरा, सिंचाई जो 3 लाख एकड़ में रीवा में पहुंची है, वो वास्तव में उसने आर्थिक क्रांति लाई है रीवा में। रीवा के बाज़ारों की शक्ल सूरत बदल गई। बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स आने लगे हैं, बड़े बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स आने लगे हैं। अब हम इस 3 लाख एकड़ के पानी को 6 लाख एकड़ में कैसे पहुंच जाए, इसके लिए जो योजनाएं पे काम हो रहा है बहुती नहर प्रोजेक्ट में, जिसमें हमारे ज़िले के कई विधानसभा में, जैसे हमारे ज़िले के कई जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय गिरीश गौतम जी हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी हैं, इनके क्षेत्र में पानी पहुंचना है, और सिमरिया है, त्योंथर है, इन सब क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा तो रीवा ज़िले में 6 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा। और फिर मऊगंज ज़िले में जो सिंचाई की योजना में प्रदीप पटेल जी लगे हुए हैं, उसमें 5 सालों के अंदर वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए तो 9 लाख एकड़ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 लाख एकड़ में जब सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो बहुत ही समृद्धशाली ज़िले के रूप में हमारा रीवा और मऊगंज ज़िला दोनों उभर के सामने आएगा। तो इन कामों को किया जाएगा, क्योंकि सिंचाई को मैं मानता हूं कि रियल डेवलपमेंट है। सिंचाई हो गई तो फिर कई चीज़ें अपने आप ही विकसित होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए सिंचाई पे पूरा जोर देंगे। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी हैं जिसको समय समय पर, रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, उसको पूरा करना है। पचमढ़ा तो पूरा हो गया, लेकिन पूरा रिवर फ्रंट जब बन के तैयार होगा तो जो भी रीवा आएगा वो एक बार रिवर फ्रंट घूमने ज़रूर जाएगा। जैसे हम लोग अहमदाबाद जाते हैं तो रिवर फ्रंट देखते हैं, लखनऊ जाते हैं तो रिवर फ्रंट देखते हैं, वैसे यहाँ भी हम लोग रिवर फ्रंट लोग देखेंगे। इस प्रकार से पर्यटन बढ़ता है, हवाई अड्डा ही रहा है तो लोग आएंगे, देखेंगे, यहाँ व्यवसाय बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और महानगरों की तरह हमारा रीवा भी धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, इस समय मंत्रणा चल रही है सीएम के पद को लेकर,
डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा है, तो विंध्य में मंत्रिमंडल के विस्तार जब होंगे तो क्या लगता है कि कौन चेहरे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब आपको कोई दे पाएगा, क्योंकि हम तो लोग तो एक कार्यकर्ता हैं और अभी विधायक बने हैं। ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे निर्णय करती है गुण दोष के आधार पर। हालांकि सभी लोग योग्य हैं, लेकिन निर्णय का अधिकार जिनके पास है वो ये बड़ा निर्णय है, और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप थे हमारे साथ राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने 5वीं बार रीवा से जीत दर्ज की है और लगातार यहाँ पर विकास की गाथा लिखते आए हैं। एमपी तक के लिए विजय कुमार।